वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One arm, one family, one future. One heart, one family, one future. नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो। मेरा नाम है स्वाति और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम जो आधारित है G20 के ऊपर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और जब हम वन अर्थ की बात करते हैं, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो जाहिर सी बात है हम सभी की गतिविधियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। बाउंड्रीज ना केवल मिट गई हैं, बल्कि दुनिया लगातार छोटी होती जा रही है। हम सभी एक दूसरे की जिंदगी को जब प्रभावित करते हैं तो ऐसे में बहुत ज़रूरत हो जाती है कि अपने सभी कदम सोच समझ कर उठाए जाएं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को पहचानते हुए कि हम सभी एक परिवार हैं, हमें अपनी गतिविधियां जो आगे जाकर हम करने वाले हैं उसमें एक प्लानिंग लाने की बहुत ज़रूरत होती है। और इसी में एक बहुत अहम रोल निभाता है G20। हम सभी जानते हैं कि इस साल भारत के पास है G20 की अध्यक्षता, और इसमें भारत के कुछ बहुत ही यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और उसी में से एक बहुत ही खास कंट्रीब्यूशन है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जी हाँ, इस बारे में बात करेंगे हम हमारे आज के इस एपिसोड में, जो आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 एफएम रेनबो पर। और इस विषय में हमें एक्सपर्ट जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री कमल किशोर जी, जो है सदस्य सचिव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार स्वाति जी, नमस्कार आपके श्रोताओं को भी। जी कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब डिजास्टर होता है, किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर, देयर इज अ डिजास्टर रिस्पांस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो उसके बारे में बताइए कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में जी हमारा प्रयास ये रहा है कि हम डिजास्टर के आने के बाद जो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं उसके साथ साथ ऐसा काम भी करें कि डिजास्टर के आने से पहले ही हम ऐसे कदम उठाएं जिससे डिजास्टर से होने वाले नुकसान की संभावना कम से कम हो। इसको मैं अगर उदाहरण के तौर पर समझाऊं, अगर आप भूकंप की प्रबल संभावना वाले क्षेत्र में रहते हैं तो ठीक है, आपको भूकंप के बाद रिस्पांस की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी बिल्डिंग्स, अपने भवन, अपने घर, अपने अस्पताल, अपने स्कूल इस तरह से सुदृढ़ बनाएं कि वो भूकंप के झटके को सह सकें। अब अगर आप अर्बन फ्लड या शहरी बाढ़ वाले इलाके में रहते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम जिस तरह से अपने शहरों का विकास करते हैं, जिस तरह उसके अंदर के जो लेक्स हैं उनको संभाल के रखते हैं, ड्रेनेज रखते हैं, ये सब करें तो हम आपदाओं से होने वाले नुकसान के खतरे को, जोखिम को कम कर सकते हैं। साधारण शब्दों में यही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। हमें डिजास्टर रिस्पॉन्स से आगे बढ़ करके अभी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करने की जरूरत है। जी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इन शॉर्ट DRR, ये शब्द आप सुनने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर आने वाले कुछ महीनों में भारत के पास है G20 ग्रुप की अध्यक्षता। और इस अध्यक्षता का मतलब ये है कि इसका एजेंडा जो है वो भारत तय कर सकता है, और भारत ने इस एजेंडा में बहुत ही प्रायोरिटी पे रखा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। इस विषय में बहुत सी जानकारी हम आपको देंगे हमारे आज के इस एपिसोड में, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 एफएम रेनबो पर। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। नेचुरल डिजास्टर्स कभी भी बताकर नहीं आते हैं, लेकिन नेचुरल डिजास्टर एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक भी होता है, और उसके साथ साथ जो जान का नुकसान होता है वो अलग। डिजास्टर से निपटने की हम सभी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, और इससे जुड़े सारे ज्ञान को या फिर इनसे जुड़ी हुई सारी स्ट्रैटेजी को एक साथ मिला दिया जाए तो एक दूसरे की बहुत मदद भी की जा सकती है। कुछ ऐसा ही सहयोग है जो G20 एक दूसरे के साथ करता है। ये बहुत बड़ा समूह जब एक साथ आता है तो दुनिया में बदलाव होता है। एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ग्रुप के रूप में इसे जाना जाता है, और हम सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। और मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है पूरी तरह से G20 को। आज हम बात कर रहे हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री कमल किशोर जी, जो है मेंबर सेक्रेटरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि
G20 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है, इसका कॉन्सेप्ट भारत का जो एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है कि इसके ऊपर अब हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या सिग्निफिकेंस है, और साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि इस एजेंडा को जब हमने G20 में शामिल किया है तो इसमें हमारी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, G20 के इतिहास में पहली बार भारत ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को, जी पहली बार G20 के एजेंडा पर रखा है। ये इसलिए किया गया है कि विश्व स्तर पे एक फ्रेमवर्क है जिसको हम सेंदाई फ्रेमवर्क बोलते हैं, जिसे 187 देशों ने अपनाया था जी 2015 में। अभी 8 साल हो चुके हैं, लेकिन जो सेंदाई फ्रेमवर्क में टारगेट्स निश्चित किए गए थे, लक्ष्य निश्चित किए गए थे, उन सभी 7 लक्ष्यों के आधार पर अभी जो प्रोग्रेस है वो बहुत कम है। भारत ने विश्व समुदाय को और खास करके G20 देशों को कहा है कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है जी और क्यों ना G20 मिलकर के ये कोशिश करे कि सेंदाई फ्रेमवर्क के टारगेट्स की तरफ हमारी प्रोग्रेस और बढ़े। इस संदर्भ में जो 5 प्राथमिकताएं हमने तय की हैं, पहली प्राथमिकता है अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, मतलब दुनिया के हर कोने में हर व्यक्ति को हर तरह की आपदाओं की अर्ली वार्निंग उपलब्ध होनी चाहिए। जी दूसरा, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं वो ऐसा बनाएं, चाहे हम पुल बनाएं या सड़क बनाएं या रेल लाइन बनाएं या एयरपोर्ट बनाएं, वो ऐसा बनाएं कि वो आपदाओं को सह सके। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर हर देश में एक फाइनेंसिंग मैकेनिज्म हो जिसके तहत हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में और इन्वेस्टमेंट कर सकें। जी चौथा, जो डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको और सुदृढ़ बनाया जाए। अभी 1 महीने पहले भूकंप आया तुर्की में और उसने ये जाहिर कर दिया कि कहां कहां हमें अपने डिजास्टर रिस्पांस को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करने की जरूरत है। तो ये चौथी प्राथमिकता रही। 5वीं प्राथमिकता, उसको कहते हैं इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। जी जैसे कि भारत सरकार ने एक मैंग्रोव मिशन तैयार किया है, तो कैसे हम मैंग्रोव मिशन और ऐसे ही पर्यावरण से जुड़े जो हमारे इनिशिएटिव हैं उनको हम आपदाओं के खिलाफ लड़ाई में शामिल कर सकें। कैसे हम मैंग्रोव की प्लांटिंग ऐसे करें कि अगर चक्रवात आए, साइक्लोन आए, तो उससे नुकसान कम हो। ये 5 प्राथमिकताएं हैं और ये पांचों प्राथमिकताएं कुछ वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक 10 सूत्री कार्यक्रम दिया था जी उसमें रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, रिस्क कवरेज की बात की थी, महिलाओं की लीडरशिप डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में हो इसकी बात की थी, यूनिवर्सिटी नेटवर्क की बात की थी, सोशल मीडिया का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और प्रभावी इस्तेमाल किया जाए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, इसकी बात की थी। तो उससे प्रेरणा लेते हुए हमने 5 ये प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं और हमारा ये कहना है कि अगर G20 के देश मिलकर के मजबूती से इन 5 प्राथमिकताओं पे कुछ उन्नति करें तो G20 को तो लाभ होगा ही, पूरे विश्व को सेंदाई टारगेट्स हासिल करने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, और इस विषय पे चर्चा जब तक नहीं होगी तब तक आगे के लिए कोई एक्शन प्लान तय नहीं हो सकता है। यही चर्चा की जा रही है G20 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। ये कितना ज़रूरी है, इस विषय पे कहना चाहिए कि इसके ऊपर हम जितना जोर दें उतना कम है, और इसी बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं नेशनल रिस्क रिडक्शन डे जो मनाया जाता है। उस दिन इस विषय के बारे में, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बोलते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाती हूँ। Climate change is causing disasters that are both more frequent and more extreme. The recent floods in Pakistan killed about 1,500 people, but many more could die from disease in the coming weeks and months. Disasters expose the inequities in health systems, where vulnerable and marginalized populations suffer the most. WHO is working around the world to protect these communities, especially those facing humanitarian crisis, where they may be exposed to multiple threats at once.
Even as we respond to disasters around the world, we must also work to prevent and prepare for them. That means building early warning systems in every country and engaging communities in understanding and managing the many different risks they face. The International Day for Disaster Risk Reduction is a reminder that although we cannot prevent every disaster, there is a lot we can do to mitigate their impact and to build a safer future for all of us. 102.6 FM रेनबो पे अभी आपने सुना WHO के डायरेक्टर जनरल को कि किस तरह से वो बता रहे थे कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन किस तरह से हम सभी की प्रायोरिटी पे होना चाहिए। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप और आज के एपिसोड का सवाल अब आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। हमारे एपिसोड का सवाल है आज का कि 18th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट जो होने जा रहा है वो किस शहर में होगा और कब होगा, और सही जवाब अनाउंस करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंत में। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये प्रोग्राम सुन रहे हैं इस समय आप 102.6 FM रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति और आज हम बात कर रहे हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री कमल किशोर जी, जो है सदस्य सचिव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। इनसे हमने जाना कि किस तरह से G20 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भारत का यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है और इसकी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं। तो इन प्राथमिकताओं पर जब काम करने की बात आती है तो आइए जानते हैं। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन प्राथमिकताओं पर G20 आगे कैसे काम करने जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में G20 के सभी जो सदस्य हैं उनसे हम वेब के जरिए बात करते रहे हैं जी। और अगले जो 5-6 महीने हैं उसमें 3 बैठकें होंगी। एक बैठक तो होगी, पहली बैठक गांधीनगर में, वो 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल इसी महीने के अंत में। दूसरी बैठक मई के सेकंड हाफ में होगी और तीसरी बैठक जुलाई के अंतिम भाग में होगी जी। अभी हम पहली बैठक के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें सभी 20 सदस्य और 8 जो हमारे इनवाइटेड कंट्रीज हैं वो और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये सब भाग लेंगे। इसके अंदर 2.5 दिन का प्रोग्राम रहेगा। इसके अलावा हम थोड़ा इन डेप्थ 2 साइड इवेंट करेंगे। एक तो अर्ली वार्निंग, जहां पर हम उड़ीसा से जो कम्युनिटीज़ हैं जो तटीय इलाकों में जिन्हें सुदृढ़ किए हुए अर्ली वार्निंग सिस्टम से फ़ायदा मिला है, तमिलनाडु से, बांग्लादेश से जी, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है माउंट मेरापी, वहाँ पे वोल्केनो का क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वहाँ से कम्युनिटीज़ के लोगों को बुलाएंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि कम्युनिटीज़ क्या कह रही हैं। हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को टेक्नोलॉजी ड्रिवन तो बनाना ही चाहते हैं, लेकिन हम इसको पीपल सेंटर्ड भी बनाना चाहते हैं ताकि आखिरी व्यक्ति जो एक गांव में, एक कस्बे में, एक शहर में रहता है और जिसके ऊपर आपदा के प्रभाव होने की संभावना है, उसको समय पर सही, यूजेबल, अंडरस्टैंडेबल अर्ली वार्निंग मिल सके। और दूसरा एक साइड इवेंट रहेगा जहां पर हम रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। तीसरा, चूंकि ये पहला जो बैठक है ये गांधीनगर में हो रही है और आपको मालूम है 2001 में भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसके बाद एक बड़ा पुनर्निर्माण कार्यक्रम चला वहाँ। तो हम एक साइड इवेंट वहाँ गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलकर के कैसे हमने क्या सीखा गुजरात अर्थक्वेक से, कैसे हमने जो आपदा आई उसको एक अवसर में बदलने का प्रयास किया, और इसके साथ साथ और देशों ने जैसे कोबे जापान में 1995 में भूकंप आया था, उनका क्या अनुभव है। तो 2-3 ऐसे करके उन सब के साथ मिला के एक इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे
जो कि G20 के मेन एजेंडा को इन्फॉर्म करेगा। जी कमल जी, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं और किस तरह से उनकी बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। इस बारे में अभी आपने भी हमें बताया। मैं जानना चाहती हूँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जहाँ तक मेरा ज्ञान है, इस समय दुनिया में तमाम शहरों में या तमाम देशों में नहीं है, तो क्या इसकी भारी कमी है? जी बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊं तो एक साल में चक्रवात से, साइक्लोन से औसतन जी 17 करोड़ लोग दुनिया में प्रभावित होते हैं। मतलब 17 करोड़ लोगों को चक्रवात का हर साल सामना करना पड़ता है। लेकिन इसमें से 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास रिलायबल अर्ली वार्निंग नहीं पहुंचती है। जी तो 21वीं सदी में ये जो है बात बिल्कुल स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे पास फोरकास्टिंग, वार्निंग की सुविधा है, कम्युनिकेशन की सुविधा है, जी पारंपरिक कम्युनिकेशन के तरीके, मॉडर्न कम्युनिकेशन के तरीके, लेकिन इन सब को मिला जुला के हम जी जो अंग्रेजी में कहते हैं एंड टू एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हम स्पेस में देखें, एटमॉस्फेयर में देखें, उससे पता करें कि क्या आपदा आ रही है, खास करके मौसम से संबंधित जी। जो आपदाएं होती हैं, जी। और कैसे उसकी जानकारी सही समय पर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं। तो ये अर्ली वार्निंग को सुदृढ़ करने के लिए दुनिया में भी काफ़ी मुहिम चल रही है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगले 5 साल में इस दुनिया में जितने भी आपदाएं आती हैं, खास करके मौसम से संबंधित, पानी से संबंधित, टू मच वाटर और टू लिटिल वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसमें ग्लोबल कवरेज 100% होना चाहिए जी। अगले 5 सालों में। जी, आपने सेंदाई नेटवर्क की फ्रेमवर्क की बात की थी, तो ये सेंदाई फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर आप हमारे श्रोताओं के लिए एक्सप्लेन कर सकें कि वो क्या है। देखिए, 2015 में मार्च में 8 साल हो गए आज, एक हफ्ते बाद सेंदाई फ्रेमवर्क का 8वां बर्थडे मनाया जाएगा। दुनिया के 187 देशों ने जी मिलकर सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया। सेंदाई फ्रेमवर्क में 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला लक्ष्य ये है कि कैसे हम आपदाओं से होने वाली जानों की जो नुकसान है, मृत्यु दर है, उसको कम करें। दूसरा लक्ष्य है कैसे जो लोग प्रभावित होते हैं, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, उसमें कमी की जाए। तीसरा, इससे जो आर्थिक नुकसान होता है उसको कैसे कम किया जाए। इससे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है, पावर सिस्टम डाउन हो जाते हैं, बिजली नहीं आती है कई बार हफ्तों तक, महीनों तक, अस्पताल ध्वस्त हो जाते हैं, स्कूलों को नुकसान होता है, इसको कैसे कम किया जाए। तो ये पहले 4 लक्ष्य नुकसान को कम करने के हैं। अगले 3 लक्ष्य जो हैं वो कैपेसिटी बढ़ाने के हैं। उसमें एक लक्ष्य है कैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, स्थानीय स्तर पर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज बनाएं, जिससे हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के जो लक्ष्य हैं वो हासिल कर सकें। दूसरा लक्ष्य इसमें है कैसे अर्ली वार्निंग सब तक पहुंचे, और तीसरा हम कैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन करें। जी तो पहली बार 2015 में हमने टारगेट निर्धारित किए थे, लेकिन ये एक चिंता का विषय है कि 8 साल बाद इनमें से किसी भी 7 टारगेट पे हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रोग्रेस है उसको देख करके हम संतोष ले सकते हैं। इसमें जो 7 साल बचे हैं, इसमें हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा, मिल करके विकसित देश, विकासशील देश, बड़े देश, छोटे देश, तटीय देश, छोटे द्वीपीय देश, सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। तभी हम लक्ष्य जो निर्धारित किए गए जी, हैं जी। सेंदाई फ्रेमवर्क में, उनको हासिल कर सकेंगे। जैसा कि अक्सर इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हैं और चर्चा में बार बार निकलकर यही बात आती है कि ग्लोबल लेवल पे जो चेंज हमें चाहिए उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इंडिविजुअल स्तर पर, जी आपके और मेरे स्तर पर ही होती है। तो हम सभी को जो है थोड़ा थोड़ा बदलना होगा ताकि इस दुनिया को हम बेहतर बना सकें। और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अगर मैं एक आम भाषा में कहूँ तो एक बार फिर वही बात आ जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
बात कर रहे हैं हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में। प्रोग्राम्स चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, सुन रहे हैं इसे आप 102.6 FM रेनबो पे। बात कर रहे हैं आज हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में। ये इसकी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, इसके ऊपर बहुत काम है जो किया जाना बाकी है, और इस विषय में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी आज हमें दे रहे हैं कमल किशोर जी, जो है मेंबर सेक्रेटरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। कमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपने देश में जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उस लेवल पे हमने क्या किया है? जी, मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा आपके श्रोताओं को। 2015 मार्च में जब सेंदाई फ्रेमवर्क अपनाया गया भारत ने और भारत के अलावा 186 और देशों ने, उसके बाद भारत पहला देश था जिसने 2016 मई में अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सेंदाई फ्रेमवर्क के आधार पर बनाया जी। और उसको 2-3 साल इम्प्लीमेंट करने के बाद 2019 में, नवंबर 2019 में उसको हमने फिर से रिवाइज किया और देश में अभी एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है जी। मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगा कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का प्लान नहीं है, ये देश का प्लान है जी। इसके अंदर सभी विभाग, सभी मंत्रालय, उनकी क्या जिम्मेवारी है, राज्यों की क्या जिम्मेवारी है, जिला प्रशासन की क्या जिम्मेवारी है, ये सब चीज़ें विस्तृत तौर पे बताई गई हैं और पूरी सरकार को, पूरे समाज को एक साथ ला करके ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है। और इसको हम ठीक से क्रियान्वित करें तो हम अपने देश में होने वाले नुकसान को, आपदाओं से बहुत कम कर पाएंगे। कुछ आपदाओं में हमें काफ़ी सफलता भी हासिल हुई है, जैसे कि साइक्लोन में अगर आप देखें तो पिछले 10 से कुछ अधिक वर्षों में साइक्लोन से होने वाली मृत्यु दर में हमने 90% से अधिक कमी की है। इसी तरह हीट वेव अगर आप देखें 2015-16 में 2000 से अधिक लोग मरते थे जी। और अभी ये संख्या कम होकर के 2 डिजिट्स में रह गई है। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हो सकते, हमें और भी काम करने की जरूरत है। इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए भारत सरकार का गृह मंत्रालय, मेरा संस्थान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उनके द्वारा इसका उद्घाटन होगा। इस हफ्ते शुक्रवार को 10 और 11 मार्च को नेशनल प्लेटफॉर्म ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें इस बात पर मंथन होगा कि हमने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्या हासिल किया है, क्या हमारी चुनौतियां हैं और हम उन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। नेशनल प्लेटफॉर्म के पहले हमने देश के अलग अलग हिस्सों में 1 दर्जन से अधिक शहरों में, उत्तर से लेके पश्चिम तक और पूरब से लेके दक्षिण तक, सब जगह हमने प्री इवेंट्स किए हैं 19 अलग अलग विषयों पर, हीट वेव पे, अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन पे, अर्बन फ्लड पे, रिवर कोस्टल इरोजन पे, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग पे, और इन सब से जो निकला है वो शुक्रवार को शुरू होने वाले नेशनल प्लेटफॉर्म में फीड करेगा। तो सरकार और देश की जनता, राज्य सरकारें इस बारे में काफ़ी जागरूक हैं कि हमें आपदा प्रबंधन को हमारे विकास के जो कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग बनाना है, और नेशनल प्लेटफॉर्म जो हम आयोजित करने जा रहे हैं उसको और भी गति देगा। जी, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि होने जा रहा है, और शुरुआत इसकी होगी 10 मार्च को विज्ञान भवन में, जब 3rd सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर DRR की मीटिंग होगी। इसके अलावा एक्शन प्लान जो है वो बहुत लंबा है, विस्तृत है, और इसमें बहुत सी चर्चाएं भी होंगी, बहुत से एक्शन भी होंगे और बहुत सारी, कहना चाहिए, डिसीजंस भी लिए जाएंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक कुछ तय नहीं किया जाता तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए तय किया जाना और तय करने से पहले उस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यही अवेयरनेस हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे कार्यक्रमों के ज़रिए, और उसी में ये खास कार्यक्रम है जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर। हम सभी जानते हैं कि डिज़ास्टर यानी कि कोई भी आपदा जब आती है तो आपदा का एक रिस्पॉन्स होता है,
उससे हम रिकवर करते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा उसी चीज़ को रिपीट ना किया जाए, यानी कि ये जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं और ये जो जान की क्षति होती है, इसे किस तरह से कम किया जाए, इसी चीज़ का नाम है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की हमारे इस प्रोग्राम में। 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम में आ गई है निशा लेकर हमारे लिए इस हफ्ते की ताज़ा अपडेट्स। Hello, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The second Global Partnership for Financial Inclusion meeting under G20 is being held at Hyderabad. It also holds symposium on digital innovation in payments and remittances. On the sidelines of the second GPFI meeting, a knowledge and experience exchange program for the emerging economies of the Global South was also held last week. Let's listen in as the Prime Minister appeals to the G20 delegates to work for the most vulnerable citizens of the world. I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. The theme of our G20 presidency also promotes this inclusive vision. One Earth, one family, one future. The Economic Affairs Secretary, Sri Ajay Seth, speaks about the most path-breaking developments for India. One of the most path-breaking development for India has been the digital public infrastructure, which is inherently scalable, interoperable, innovation-friendly, and inclusive. It has completely transformed our government to people, people to people, and people to business interactions, and provided us with enormous opportunities to leapfrog our development process, drive innovation and inclusion at a scale, and provide the best-in-class services to the last mile. Harsha Rodrigues, the Executive Vice President from Women's World Banking, talks about the empowerment of women in India through financial inclusion. In the last 5 years, we had identified that India had opened a large number of accounts under the PMJDY scheme, but a lot of those accounts were unused or, not engaged in. So 5 years ago, we embarked on a piece of work with a few of the different types of financial service providers here. So public sector bank, small finance bank, and payments bank. And today we are proud to say that the work that we started with Bank of Baroda, which was the first public sector bank, in order to engage customers with a Jan Dhan account, has resulted in immense success, so much so that we are working now with 3 public sector banks. So we've gone from Bank of Baroda, Indian Bank, and UBI. And so the point that we're doing, the focus here is working with the Jan Dhan accounts and training women, making them aware of what these accounts are, how to use it. Big focus is the last mile agent. So we're working with the agents, advancing women's agents, so BC Sakhis, women agents. We've been part of a BC correspondent working group as well. So very much along those lines to make sure that those accounts that have been opened by the government, which is brilliant, over 400 million accounts have been opened by the government, to ensure that these accounts are being used, because there are a number of products that sit within PMJDY that are fantastic for low-income populations. Meanwhile, the anti-corruption meet concluded at Gurugram last week. Let's listen to the G20 delegates, what they have to say about it. We are very much satisfied with the way the Indian presidency is conducting this event. We support the priorities chosen by the Indian presidency, and certainly we appreciate highly the efforts that India put in organizing this event. It's very well organized, and we are very thankful to it. And we hope that this meeting and next meeting, there will be 2 meetings more, will bring solid deliverables. It has been a very useful presentations. We knew a lot about what G20 and what's going on, and a lot of interventions from the other countries were very useful, adding to a lot of our knowledge and the knowledge we have.
and we are excited to be as a guest country there and also participating by interventions in the deliberations made. Also, the two-day G20 foreign ministers meet concluded in New Delhi. A joint statement, however, was not issued as there were divergences on the Ukraine conflict. So an outcome document and chair's summary was adopted. Let's listen in the External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. On the bulk of the issues which concern especially the global south, the developing countries, there was a considerable meeting of minds, and a considerable meeting of minds which has been captured by the outcome document. Now, the question, why was, did we fall short of expectations? Why is it called what it is? If we had had a perfect meeting of minds on all issues and captured it fully, then obviously it would have been a collective statement. But there were issues, and I think the issues, I would say, very frankly, concerned the Ukraine conflict, on which there were divergences. So on the bulk of the issues, we were able to get an outcome document. There was a chair summary because there were differences on the Ukraine issue which we could not reconcile between various parties who held differing positions. So that's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing out. And for more information, keep listening to Swati. थैंक यू निशा फॉर दी अपडेट्स। और अगर हम बैक टू प्रोग्राम करें तो मैंने आपसे पूछा था कार्यक्रम के शुरू में एक सवाल और उसका जवाब देने का समय आ गया है। मैंने आपसे पूछा था कि 18th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट किस शहर में और कब होना है। तो उसका जवाब ये है कि 18th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होना है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के समापन पर G20 नेताओं की घोषणा को अपनाया जाएगा और जिसमें संबंधित मंत्री स्तरीय और कार्यकारी समूह की बैठकों के दौरान जो भी डिस्कशंस किए गए हैं और जो भी प्रायोरिटीज तय की गई हैं उसके प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता और सहमति व्यक्त की जाएगी। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, इसमें आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे चर्चा की, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये हम सभी की जिंदगी को प्रभावित करता है और हम सभी जानते हैं कि किसी भी डिजास्टर से निपटना कितना मुश्किल होता है। ऐसे में यदि आपको अर्ली वार्निंग मिल सके, यदि आप पहले से इसके लिए अपने आप को जितना भी हो सके तैयार कर सके, तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी क्षति जो होती है हर तरह की उसमें कमी लाई जा सकती है। इसी के ऊपर G20 काम कर रहा है, जिसके बारे में हमें जानकारी दी आज कमल जी ने, जो है मेंबर सेक्रेटरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से। कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का, और मैं चाहूँगी कि हमारे श्रोताओं को जाते जाते आप कुछ कहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके श्रोताओं का भी। जाते वक्त सिर्फ मैं एक यही बात कहना चाहूँगा कि सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें बहुत काम कर रही हैं आपदा प्रबंधन पर अपने देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन इसको हमें जन आंदोलन बनाना है। हमें जन जन की भागीदारी चाहिए, तभी हम सफलता हासिल कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। कमल किशोर जी से हमने बात की, मेंबर सेक्रेटरी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगर हो सके ना तो आप भी इस विषय में थोड़ी सी जानकारी जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये हम सभी की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। आप सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आपने सुना मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। कार्यक्रम के प्रस्तुति सहयोगी शिवम, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।